नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज से केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने जिक्र कर दिया है। लगभग वो 6 घंटा का वीडियो है। यदि आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में पूछे थे सभी लगभग उससे आ जाएंगे। कम से कम आपका 50 नंबर तो श्योर ही उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसे देखिए वीडियो को। और हम आज से केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर में। सबसे पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। चूँकि सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चूँकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा और जल्दी में चलेगा। चूँकि आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे, यदि नहीं भी पढ़े होंगे पहले से तो आप मात्र एक वीडियो के माध्यम से आप पूरे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ जिसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, इसकी अवस्थाएं हम लोग को पढ़ना है। तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन चौथा और पांचवा अवस्था भी हम लोगों को जानना है। पहला अवस्था है आपका ठोस अवस्था, जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। इसके पास में आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था, जिसका आयतन जो होता है निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था बोलते हैं। गैसीय अवस्था या गैस अवस्था किसे बोलते हैं? जिसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं गैसीय अवस्था। चौथा नंबर, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग जान जाते हैं कि पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है वो प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा अवस्था होता है। और पांचवा अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। मुख्यतः हम लोग को ठोस, द्रव और गैस अवस्था को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस अवस्था को अभी हम लोग पढ़ेंगे और द्रव अवस्था को हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे और गैसीय अवस्था को हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम लोग। वास्तव में ठोस पदार्थों का वर्गीकरण के अंतर्गत जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, निश्चित रूप से अवयवी कण के अंतर्गत आते हैं वो अणु आते हैं जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, परमाणु आते हैं जिसे हम लोग एटम बोलते हैं, आयन, यानी कि अणु, परमाणु तथा आयन के आधार पर, इसके व्यवस्था के आधार पर ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशंस भी पूछ सकता है और साथ साथ में इसके बीच में अंतर पूछ सकता है या इसके एग्जाम्पल को पूछ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रवादार ठोस भी बोलते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं या बेरवादार ठोस बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, मतलब कि वैसा कण या अवयवी कण जिसमें एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अर्थात जिसके पास में एक निश्चित व्यवस्था होगी, वह दीर्घ परासी होगा, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, या इसकी एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्थित है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या? क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात ऐसा अवयवी कण जिसके पास में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड या बेरवादार ठोस। निश्चित रूप से जब ये कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होगी तो वो लघु परासी व्यवस्था होगी, अर्थात जिसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं यह इसमें कोई भी एक निश्चित व्यवस्था नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जैसा कि दूसरा नंबर पॉइंट है एक निश्चित आकृति, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के पास में एक निश्चित आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के बाद में कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित आकृति होती है। उसके बाद में तीसरा नंबर पॉइंट, कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर अक्रिस्टलीय ठोस के पास होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के पास में लघु परासी व्यवस्था होती है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वो निश्चित तो होता है लेकिन तीक्ष्ण नहीं होता है। उसके बाद में शीतलन वक्र असतत होता है, किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। आप ए से बी तक सीधा जा रहा है, फिर बी से सी तक कांस्टेंट जो है, और सी से डी में जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका पाँचवा नंबर जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ए से बी तक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये एक सतत वक्र बनता है। अब उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का छठा नंबर जो है वो विषमदैशिक होता है
और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह समदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस काटने पर स्पष्ट विदलन होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर अस्पष्ट विदलन होता है। उसके बाद में देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव इसको बोलते हैं, ये होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा जो होता है निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कॉपर क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उसके बाद में फेरस यानी कि Fe जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। Ag जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ZnS जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। NaCl यानी कि नमक जो है वह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC जो होता है वह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रोम एलम जो होता है वह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। KCl क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। CaCl क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। रोम्बिक सल्फर जो होता है वह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। रबड़ जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। प्लास्टिक जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि SiO2 जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा हुआ है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। तो इसमें जो होता है रबड़ जो होता है वह बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस का मतलब ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड। नमक, ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वह रवादार ठोस है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है या क्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है या जिसे हम लोग बेरवादार ठोस बोलते हैं या एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, ZnS जिंक सल्फाइड और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये तीनों जो है वह क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड या रवादार ठोस है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रवादार ठोस कौन से है, तो हीरा जो है रवादार ठोस क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि कांच, रबड़ ये दोनों जो है वह क्रिस्टलीय ठोस है या बेरवादार ठोस है या एमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है बेरवादार ठोस पदार्थ कौन से हैं, तो कांच जो होता है वह बेरवादार होता है यानी कि एमॉर्फस सॉलिड होता है या इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जबकि ग्रेफाइट, हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या रवादार ठोस होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बेरवादार ठोस है, तो क्वार्ट्ज ग्लास या SiO2 जो होता है वह बेरवादार ठोस होता है या एमॉर्फस सॉलिड होता है या अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि ग्रेफाइट, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वह रवादार ठोस होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या क्रिस्टलीय ठोस होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है। रवाहीन ठोस का मतलब होता है माने बेरवादार ठोस या इसी को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो कांच जो होता है वह रवाहीन ठोस या बेरवादार ठोस या एमॉर्फस सॉलिड होता है। साधारण नमक, ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वह बेरवादार ठोस होता है या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय रवादार ठोस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है, तो ग्लास जो होता है रवादार ठोस नहीं है, बेरवादार ठोस है, यानी कि बेरवादार ठोस कहने का मतलब है कि एमॉर्फस सॉलिड या इसी को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। रोम्बिक सल्फर, CaCl और KCl जो होता है वह आपका रवादार ठोस है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। इस तरह से विकल्प नंबर C इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को ही बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। इसके पास में आयन होता है, आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे स्थित रहता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दोनों के बीच में काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड में आयन स्थित होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स यहाँ पे काम करते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दोनों के बीच में काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में काम करता है। आयोनिक ठोस का एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, CaO या Na2SO4। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद में है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, परमाणु ये सहसंयोजक ठोस जो होते हैं मुख्यतः परमाणु या एटम्स के बने होते हैं। इसके बीच में बंध जो काम करता है वह सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि ये हीरा, ग्रेफाइट या सिलिकॉन कार्बाइड जो है सहसंयोजक ठोस या कोवैलेंट बॉन्ड या नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके पास में मुख्यतः अणु भाग में लेते हैं या जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, या परमाणु विभाग में ले सकते हैं या एटम। परिक्षेपण बल, लंदन बल या वांडर बल आणविक ठोस में काम करते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे काम करता है। हाइड्रोजन H2 सॉलिड के रूप में, HCl सॉलिड के रूप में, H2O सॉलिड के रूप में इसके एग्जाम्पल हैं। धात्विक ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, इसमें धनायन तथा
इलेक्ट्रॉन के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि धनायन तथा ऋणायन दोनों धात्विक ठोस में काम कर सकते हैं। धात्विक बंध यहाँ पे होता है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, Ag, Au, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Fe माने फेरस, Cr माने क्रोमियम, ये सभी हमारे धात्विक ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आयनिक ठोस को हम लोग देख सकते हैं। आयनिक ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, इसके अवयवी कण कौन से हैं, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था आयन, जिसे हम लोग आयंस बोलते हैं, यानी कि धनायन या ऋणायन इसके अवयवी कण हो सकते हैं। आकर्षण बल जो होता है यहाँ पे काम कर सकता है आयनिक बंध, जिसे हम लोग बोलते हैं स्त्री वैद्युत आकर्षण बल, यानी कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। लक्षण क्या हो सकते हैं, यहाँ पे प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर तथा भंगुर होते हैं एवं इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जालक एक बनाता है, जैसे मान लीजिए कि हमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, यानी कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण इसी के कारण ये कठोर तथा भंगुर होते हैं एवं इनके गलनांक और क्वथनांक भी दोनों उच्च होता है। दूसरा नंबर है कि धनायन ऋणायन से एवं ऋणायन धनायन की निश्चित संख्या से घिरा होता है। जैसे मैंने अभी बोला, यह संख्या R प्लस और बाई R माइनस पर निर्भर करता है, यानी कि हम लोग चेक करेंगे R प्लस बाई R माइनस का वैल्यू कितना है, उसी के आधार पर पता चलता है कि आयनिक ठोस का वैल्यू कितना है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, माने जितने भी हमारे आयनिक ठोस होते हैं वे ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित या विलयन अवस्था में ये सुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, KCl, KClO3, MgO, ETC। ठोस NaCl को लेंगे तो Na प्लस Cl माइनस के बंधित आयन बनेंगे और ये निश्चित रूप से कुचालक का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जबकि यहाँ पे गलित विलयन Na प्लस Cl माइनस को लेते हैं तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस बनेगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। मुक्त आयन के रूप में ये पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे, जिसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक के रूप में काम करेंगे। अब दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये पूछा भी है 2022 और 2024 में। इसके अवयवी कण जो है परमाणु या एटम है। आकर्षण बल जो काम करता है वह सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। लक्षण आप देख सकते हैं, पहला लक्षण है कि त्रिविमीय संरचना इसमें होती है, जिसके कारण ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। इसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये कठोर तथा भंगुर है तथा त्रिविमीय संरचना होने के कारण इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गलन से पूर्व ही ये अपघटित हो जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर मतलब कि पॉइंट है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जिससे यह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहीं पदार्थ जो होगा विद्युत का सुचालक हो, यानी ये कोई भी पदार्थ विद्युत का कुचालक ही होगा। नोट 1 हम लोग देख सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, विद्युत अपघटन का विलयन सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये बिल्कुल हमने अभी भी बताया कि जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह विद्युत का सुचालक होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पे हीरा और ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड जो है सहसंयोजक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। अपवाद है ग्रेफाइट, यह चिकना तथा नर्म होता है, यह परतीय संरचना इसकी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यह अपवाद है, क्योंकि जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वे सभी कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक जो है कार्बन का बॉन्ड 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है, एक बॉन्ड हमेशा खाली है, हर एक जगह एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि कार्बन जो होता है इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 3 तो बन जाते हैं, लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है 340 pm होता है, जबकि इन दोनों के बीच में 141.5 pm होता है। ये ग्रेफाइट का संरचना है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम लोग साथ साथ में करते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है? निश्चित रूप से हीरा जो है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं हीरा किस प्रकार का रवा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सहसंयोजक रवा है, यानी कि कोवैलेंट रवा है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 ईस्वी में।
तो देख लीजिए, कांच जो होता है निश्चित रूप से एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा है, जिसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसे हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी माना जाता है, क्योंकि इसकी संरचना जो होती है ठोस की तरह व्यवस्थित नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस को ही वास्तविक ठोस माना जाता है, बल्कि द्रव की तरह अनियमित होती है। इसीलिए हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। कारण इसका क्या है? अनियमित संरचना, यानी कि एमॉर्फस स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। परमाणु और अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक इसके पास में धीमा प्रवाह यानी कि स्लो फ्लो होता है, मैंने इनके बीच और अवयवी कणों के बीच में जो होता है फ्लो, वो धीमा प्रवाह होता है, यानी कि स्लो फ्लो होता है, जिसके कारण कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रवादार ठोस क्या है, उदाहरण देना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। वैसे ठोस, चूंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनकी एक निश्चित व्यवस्था, आकृति तथा दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, उसे हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। इसके गुण हम लोग देख सकते हैं, इसे ही क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। इसका गलनांक जो होता है निश्चित तथा तीक्ष्ण होता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से है, ये एक निश्चित आकृति के रूप में, निश्चित पैटर्न के रूप में रहते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं रवादार ठोस। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे इसका शीतलन वक्र असतत होता है, यह एक विषमदैशिक होते हैं। यह एक वास्तविक ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, Fe, Ag, ZnS, NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोमेलम, KCl, उसके बाद में CaCl, रोम्बिक सल्फर, ये सभी जो है हमारे रवादार ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब देख सकते हैं अगला नंबर, तीसरा नंबर जो हमारा ठोस है वो है आणविक ठोस। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मॉलिकुलर सॉलिड, इसके अवयवी कण जो होते हैं वो अणु या मॉलिक्यूल होते हैं। 3 प्रकार का होता है अवयवी आणविक ठोस। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। दूसरा नंबर में होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और तीसरा नंबर में होता है H आबंधित, यानी कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन मॉलिकुलर सॉलिड। इसके अवयवी कण जो होते हैं वो अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अवयवी कण यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन सॉलिड के रूप में, क्लोरीन सॉलिड के रूप में, आयोडीन सॉलिड के रूप में, CCl4 सॉलिड के रूप में और आर्गन सॉलिड के रूप में। दोनों के बीच में बंद होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये लगातार बॉन्ड इस तरह से बनते जाएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो है वह निश्चित रूप से अध्रुवीय सहसंयोजक बंध काम करेगा, और इन दोनों के बीच में भांडर वाल फोर्स यानी कि भांडर वाल बल, लंदन बल, परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल काम करेगा। इतने बल काम कर सकते हैं दोनों के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लिया है। आर्गन आर्गन के बीच में जो ये बॉन्ड काम कर रहा है, आकर्षण बल जो होता है यहाँ पे भांडर वाल बल या लंदन बल वीक बॉन्ड की तरह काम करते हैं। इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण एक कुचालक होता है। भांडर वाल बंध या के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे जोहानन भांडर वाल ने दिया था, और लंदन फोर्स जो होता है फ्रेंच लंदन ने दिया था। लंदन बल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶ के बराबर होता है। तो लंदन बल केवल R इज लेस इक्वल टू 500 ppm। लंदन फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु के आकार का, और गलनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंदन फोर्स यानी कि वीक फोर्स की। ये वीक फोर्स हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, दो यहाँ पे इक्वेशंस है। लंदन फोर्स जो होता है, ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के अणुओं के बीच में, तो 1/R⁶ के बराबर होता है, और लंदन फोर्स परमाणु के आकार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और गलनांक जो होता है लंदन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ ही हम लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। परमाणुओं के बीच जो होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। अणुओं के बीच में जो होता है द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है, यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। डाइपोल अट्रैक्शन प्रबल होता है, बड़ा होता है वांडर वाल बंध से। बने डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है वो बड़ा होता है या ज़्यादा प्रबल होता है, वांडर वाल बंध जो होता है दुर्बल होता है। इनके गलनांक जो होते हैं, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस के गलनांक ज़्यादा होते हैं और ध्रुवीय आणविक ठोस से। ये नर्म तथा कुचालक होते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं HCl सॉलिड के रूप में, SO2 सॉलिड के रूप में। यहाँ पे HCl H डेल प्लस और Cl डेल माइनस ध्रुवीय सहसंयोजन बंध दोनों के बीच में बनता है। यहाँ पे H डेल प्लस Cl डेल माइनस, H डेल प्लस Cl डेल माइनस, दोनों के बीच में जो है द्विध्रुव आकर्षण बल यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं,
अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर ठोस सॉलिड। इसके अवयवी कण जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु, एग्जाम्पल के तौर पे HF सॉलिड के रूप में, H2O सॉलिड के रूप में, NH3 सॉलिड के रूप में, CH3OH सॉलिड के रूप में। परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है ध्रुवीय संयोजन बंध काम करता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। विद्युत के कुछ कुचालक जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे विद्युत के ये कुचालक होते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं H आबंधित आणविक ठोस जो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस या अध्रुवीय आणविक ठोस हो सकते हैं। इसकी प्रबलता अगर देखना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे अधिक, उसके बाद में डाइपोल अट्रैक्शन में होता है, उसके बाद में वैन डर वाल्स फोर्स में होता है इसकी प्रबलता। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका गलनांक जो होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में गलनांक सबसे अधिक होता है, उसके बाद में ध्रुवीय आणविक ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर लास्ट में अध्रुवीय आणविक ठोस में होता है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में धात्विक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इसके अवयवी कण जो होते हैं धातु, धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। आकर्षण बल जो होता है धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड काम करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में गतिशील होता है या समान वितरण होता है। धातु, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं ये। धात्विक चमक तथा विशिष्ट रंग इसमें पाए जाते हैं। ये आघातवर्धनीय होते हैं तथा तन्य होते हैं, यानी कि धातु में जितने गुण पाए जाते हैं निश्चित रूप से धात्विक ठोस में भी वे सभी गुण पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉपर, Ag, Au, Fe, ETC, ये सभी हो जाएंगे एग्जाम्पल। यानी कि धात्विक ठोस, धात्विक बॉन्ड यानी कि मेटालिक बॉन्ड इसमें काम करते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव यदि रहेगा तो विकर्षण होगा, नहीं तो पॉजिटिव रहेगा तो आकर्षण रहेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चारों तरफ पॉजिटिव रहेंगे, धनायन चारों ओर है, तो यहाँ पे हर एक जगह निगेटिव रहेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, जिसके कारण चारों तरफ से ये विद्युत के सुचालक के रूप में ये काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक साथ क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे अध्रुवीय आणविक ठोस। यदि क्वेश्चन पूछता है अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, माने इसके कण जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं या अणु परमाणु के रूप में ये स्थित होते हैं। इसके अध्रुवीय आणविक ठोस में जो आकर्षण बल काम करता है लंदन फोर्स काम करता है या वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। उदाहरण के तौर पर अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है H2 सॉलिड के रूप में, I2 यानी कि आयोडीन सॉलिड के रूप में, आर्गन सॉलिड के रूप में होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस की जो प्रकृति होती है वो नर्म होती है। अध्रुवीय आणविक ठोस का जो चालकता होता है वह कुचालक होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। उसके बाद में दूसरा नंबर में आ जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस, या इसके जो कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। इसके बीच में आकर्षण बल जो काम करता है ध्रुवीय आणविक ठोस का जो आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है। ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण जो है HCl सॉलिड के रूप में होते हैं और SO2 सॉलिड के रूप में होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस की जो प्रकृति होती है वो नर्म होती है। ध्रुवीय आणविक ठोस का जो चालकता होता है वह कुचालक होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। तीसरा नंबर में है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के जो कण होते हैं वो अधिक ध्रुवीय अणु होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के जो आकर्षण बल जो काम करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं। H आबंधित आणविक ठोस के जो उदाहरण होते हैं HF सॉलिड के रूप में, H2O सॉलिड के रूप में, NH3 सॉलिड के रूप में होता है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की प्रकृति जो होती है वो कठोर होती है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की जो चालकता होती है वो कुचालक होती है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। 4 नंबर है आयनिक ठोस का जो कण होता है वह आयन होता है। आयनिक ठोस का जो आकर्षण होता है आयनिक बंध के रूप में होता है। आयनिक ठोस का जो उदाहरण होता है NaCl, CaO या Na2SO4 हो सकता है। आयनिक ठोस जो होता है प्रकृति में कठोर तथा भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस की जो चालकता होती है ठोस के रूप में ये कुचालक पाए जाते हैं और गलित के रूप में सुचालक पाया जाता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के जो गलनांक होते हैं बहुत ही अधिक होते हैं। सभी का जिक्र हम लोगों ने अलग से कर लिया है अलग अलग, लेकिन एक जगह हमने यहाँ पे देख ले रहे हैं। धात्विक ठोस जो के कण होते हैं वो धनायन प्लस के रूप में और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। धात्विक ठोस की आकर्षण जो होता है धात्विक बंध काम करता है। धात्विक ठोस के उदाहरण कॉपर, Ag, Au और Fe होते हैं। धात्विक ठोस की जो प्रकृति होती है कठोर तथा तन्य होती है। धात्विक ठोस की जो चालकता होती है वो सुचालक होता है। धात्विक ठोस का जो गलनांक होता है बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद में छठा नंबर में है सहसंयोजक ठोस के जो कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। धात्विक सहसंयोजक ठोस के जो आकर्षण बल काम करते हैं सहसंयोजक बंध यहाँ पे काम करते हैं। सहसंयोजक ठोस के उदाहरण जो है वो हीरा है, ग्रेफाइट है और SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड है होता है। सहसंयोजक ठोस जो होता है प्रकृति में कठोर पाए जाते हैं। सहसंयोजक ठोस की जो चालकता होती है वो कुचालक होता है। ग्रेफाइट ऑप्शन है, माने ये सुचालक होता है। और सहसंयोजक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। इस तरह से हमने सभी क्रिस्टलीय ठोस की तुलना कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला टॉपिक।